सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। और आज है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 to 24 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, जिसमें थे कुछ बहुत ही बढ़िया हमारे एमसीक्यूज और कुछ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। एंड आई होप कि आप सभी बच्चे उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आ चुके होंगे। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के बहुत ही बढ़िया बढ़िया धमाकेदार क्वेश्चंस। सो रेडी है ना सब? चलिए, तो बेटा फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगा दो और मुझे बता दो कि पार्ट 1 में कितना स्कोर करके आए हो, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के धमाकेदार क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, देखो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, 24 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेटा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेट्स सी कि क्या पूछा गया है हमसे। तो बेटा नीचे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, one of the assumptions of the need hierarchy theory is stated in the above paragraph. State the other 3 assumptions of the theory. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने मेस्लो की जो assumptions है हमारी मेस्लो थ्योरी की, उसकी एक assumption यहाँ पर डिस्कस की हुई है। उसके अलावा जो उसकी 3 और assumptions हैं हमें वो यहाँ पर डिस्कस करनी है। Also the needs of the कुणाल which are being satisfied through the promotion। और हमें ये भी बताना है कि कुणाल की कौन सी नीड है जो यहाँ पर प्रमोशन के थ्रू हमने फुलफिल करी है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बिना पढ़े भी लिख सकते हैं, बट स्टिल पढ़ लेते हैं कि केस स्टडी क्या कहती है, क्योंकि कई बार इसी तरीके के क्वेश्चंस को वो और भी अलग तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, Kunal joined as a shop level manager in the production department of a textile company in the year 2005. Because of his good work, he became the deputy production manager of the company in the year 2010. He had the status and prestige and was well respected by all in the company. On 1st March 2019, he was promoted as the general manager of the company. तो 2019 में बेटा उसको प्रमोट किया गया। स्टेटस और प्रेस्टीज और वेल रिस्पेक्टेड था पूरी कंपनी के अंदर। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि कुछ नीड के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जब बात हो रही है स्टेटस और प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट की, तो याद करो सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज और स्टेटस कौन सी नीड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है बेटा? वो हमने पढ़ा है एस्टीम नीड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया now he was promoted as a general manager of the company and Kunal was very happy on his promotion and now he had become what he was capable of becoming। तो जो वो बनना चाहता था, जो वो कैपेबिलिटी रखता था जो बनने की, वो बन गया। तो जो हम चाहते हैं बनना और अगर हम वो बन जाते हैं तो हमारी कौन सी नीड सेटिस्फाई होती है बेटा? वो होती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की। Then, as a good manager, Kunal decided to motivate his subordinate after understanding the need hierarchy theory, which is based on the various assumptions. He realized that people's behavior is based on their needs and the manager can influence the behavior of the employees by satisfying their needs. तो यहाँ पर उन्होंने एक assumption को डिस्कस किया कि लोगों के जो बिहेवियर है वो उनके नीड्स पे डिपेंड करता है और मैनेजर उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके नीड्स को सेटिस्फाई करके। तो एक assumption तो यहाँ डिस्कस हुई है, रिमेनिंग हमें बतानी है। जैसे कि जितने भी हमारी नीड्स है दे ऑल आर इन हायरार्किकल ऑर्डर रेंजिंग फ्रॉम द बेसिक टू द हायर लेवल, कि हमने हायरार्की में अरेंज कर रखी है। हमारे पास बेसिक नीड भी और हायर लेवल ऑफ नीड भी है। ओनली एन अनसेटिस्फाइड नीड कैन मोटिवेट अ पर्सन, कि अगर आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड होकर बैठ चुके हैं तो आप मोटिवेटेड नहीं होंगे। आपकी कोई अगर एक अनसेटिस्फाइड नीड है तो वही आपको फर्दर मोटिवेट कर सकती है। प्लस यहाँ पर जैसे हमारी एक नीड सेटिस्फाई होती है तब हम लोग सेकंड हायर लेवल नीड पर जाते हैं। तो ठीक है, ये हमारी कुछ अजम्पशन थी जो हमने डिस्कस करी थी। सो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो गया है। हमने अजम्पशंस भी बता दी और हमने वो नीड भी आइडेंटिफाई कर ली जो हमसे बी पार्ट में पूछी गई थी। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही प्यारा सा छोटू सा क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। हमें कोई इंसेंटिव यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो आइडेंटिफाई करना है और 3 और इंसेंटिव उसी टाइप के हमें बताने हैं। तो टाइप से हमारा मतलब है पहले फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, और उसमें भी कौन सा है वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो
considering the inadequate job opportunity and too many aspirants for the job, Ellen Private Limited decides to give its employees certain stability about the future income and work so that they don't feel worried on these aspects. As a result, the employees of the Ellen Private Limited are now working with the greater zeal. तो बेटा अपने एम्प्लॉयज को स्टेबिलिटी देना फॉर द फ्यूचर, ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल? सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि बेटा टाइप कौन सा है, बताओ, जहां पर आप स्टेबिलिटी दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो। तो यस, आपने बिल्कुल सही सोचा है, तुम्हारे दिमाग के घोड़े जो दौड़े हैं बिल्कुल सही दौड़े हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। और यू सी ओ सी जीप कार्स, क्या कह रही हो मैम, भूल गए हो एक्रोनिम? बताई थी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की एक्रोनिम की, यही सब चीजें तो देखनी है हमें यहाँ पर है। चलो तो बेटा यहाँ पर बात करी है उन्होंने कौन से वाले इंसेंटिव की, यहाँ कौन सा इंसेंटिव है बेटा, यहाँ तो है जॉब सिक्योरिटी, बट इसमें तुम्हारे बहुत सारे इंसेंटिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन है, जॉब एनरिचमेंट है, तुम्हारे पास स्टेटस है, तो न जाने कितने सारे थे, तो उसमें से कोई भी आपको यहाँ पर 3 एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है जी, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बढ़िया सा था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बच्चे। सो क्वेश्चन नंबर 27 आपका एक ऐसा क्वेश्चन है कि पूरी केस स्टडी सी है और उसमें तुम्हें 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मिस्टर सुनील दिलाई is a safety officer in a reputed PSU sector ECL. He supervises the workers towards the predetermined goals of the organization. मतलब वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है वर्कर को कि पहले से जो गोल बने हुए हैं उसको कैसे अचीव करना है, एंड डायरेक्ट्स हाउ टू इरेडिकेट द अनसेफ प्रैक्टिसेस ऑफ इंड्यूशन, फायर, ब्रेकआउट्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस। मतलब जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आपको मतलब सावधानियां बरतनी है, तो उन सभी सावधानियों से रिलेटेड जो भी है वो डायरेक्शन यहाँ पर देते हैं। On one such instance, there was a huge fire breakout in the underground mines and the workers' morale was down and demotivated because of several risk hazards. अब क्या हुआ, एक दिन बहुत बड़ा फायर ब्रेकआउट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वर्कर्स का जो मोराल था भाई वो डर गए, सहम गए कि बहुत सारा रिस्क है। So now Mr. Dilai observed that the whole situation and consulted all his workers and constantly monitored, guided and inspired them to integrate their efforts and accept the situation as a challenge and take the adequate safety measures for the fire extinguish and subsidizing its effects. तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करी, डिस्कस किया अपने वर्कर्स के साथ, ऑब्जर्व करी सिचुएशन, मॉनिटर किया, गाइड किया, इंस्पायर किया उन्हें, उनके एफर्ट्स को एक साथ लेकर आए, एक्सेप्ट किया सिचुएशन को एज अ चैलेंज, सेफ्टी मेजर्स पर काम किया, देयर बाय प्रोडक्शन टर्नओवर वर आउटस्टैंडिंग, और इसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी हुई, आउट परफॉर्म्ड हुए अदर सब्सिडरीज के साथ। मिस्टर दिलाई वॉज रिकॉग्नाइज विद ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम दी CIL। अब बच्चों उनको एक ब्रेवरी अवार्ड मिला, मतलब उन्होंने जो काम किया उनको उस काम को एक अलग ही पहचान मिली। ठीक है, ओके। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ इज Mr. Dilai worked towards the predetermined goals. Which important function of directing is addressed here? कि भैया predetermined goals के अकॉर्डिंग काम करना, ऐसा डायरेक्टिंग में हम कहाँ देखते हैं? मोटिवेशन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन में, इनिशिएट्स एक्शन में, फैसिलिटेट चेंज में, या स्टेबिलिटी लेकर आने में? प्री डिटरमाइंड गोल्स के अकॉर्डिंग काम करना, गोल सेट है, काम करना है, एक्शन में आना है, तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है इनिशिएट एक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर दिलाई कंसल्टेड विद ऑल हिज वर्कर, ही लिसन टू हिज ओपिनियन। उन्होंने सबके साथ कंसल्ट किया, सबकी बातों को सुना। कौन सा लीडरशिप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो? लेजी फेयर, ऑटोक्रेटिक, फ्री रेन, डेमोक्रेटिक? बताइए, सबके साथ मिलजुल कर काम करना, बिल्कुल सही, डेमोक्रेटिक। ब्रेवरी अवार्ड इज द फॉर्म ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है, कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है? स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, करियर एडवांसमेंट या एम्प्लॉय रिकॉग्निशन? बताओ। बिल्कुल मैडम, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, पहचान मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी, which need of Mr. Dilai has been met through the respect and recognition among the other employee? सभी लोगों के बीच में एक अलग पहचान मिलना, रिस्पेक्ट मिलना, कौन सी नीड में आता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एस्टीम या फिजियोलॉजिकल नीड? थोड़ी देर पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, रिस्पेक्ट वगैरह कहाँ मिलती है? एस्टीम नीड में। ठीक है जी, चलिए डन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया बढ़िया है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या पूछना चाहते हैं हमसे? ये हमसे पूछना चाहते हैं टाइप ऑफ लीडरशिप कौन सा है, और जो पहचानोगे उसके अलावा बाकी के दो बता दो। नाम तो तीनों के ही आने हैं बट सही लिखने हैं, है ना। चलो, The managing director of Verma Chemicals Private Limited held a meeting of all the departmental managers. In the meeting, the managing director said that besides doing their current work efficiently, they also had to make themselves capable of shouldering more responsibility in future as the company is going to add an additional product to its existing product line. तो क्या हुआ, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने एक मीटिंग बिठाई सारे डिपार्टमेंटल मैनेजर के साथ, और उन्होंने बोला कि अब कंधे से कंधे मिलाकर चलने की बारी आ गई है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम काम कर रहे थे उसमें हम एक और नई चीज लेकर आने वाले हैं, एक प्रोडक्ट हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है हम लोगों की। एंड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ही इन्वाइटेड द सजेशन फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स। पहली बात तो भाई उसने मीटिंग करी, है ना, पार्टी मूड में था, सबको बुलाया, आओ जी बातचीत करेंगे, गपशप करेंगे। बट ये गपशप काम की है, क्यों काम की है? क्योंकि डिस्कशन हो रहा था काम से रिलेटेड, सजेशन मांग रहा है वो सबसे, तो कितना बढ़िया है। सो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रपोज्ड अ प्लान ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन रिसीव्ड, और सजेशन मांग कर उनकी बातों को सुनकर उस पर काम भी कर रहा है। सारे डिपार्टमेंटल हेड्स ने काम भी किया। बताओ, तो ऐसा लीडर जो सबके साथ मिलजुल कर काम करता है वो कौन कहलाता है? कौन कहलाता है? इतना इजी, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो कौन सा है ये? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। और दो कौन कौन से हैं बेटा? और दो हमारे पास है ऑटोक्रेटिक और फ्री रेन। तो बाकी दोनों के हमने नाम लिख दिए, तो जी हो गया हमारा 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, दो नेगेटिव बातें बतानी है उस कम्युनिकेशन के बारे में, और कौन सा सिस्टम अब मैनेजर को अडॉप्ट करना है अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो in an organization all the companies take things easy and are free to approach anyone for the minor queries, सुना सुना सा लग रहा है ना, and problems. This has resulted in everyone talking to each other and resulting in inefficiency in the office. It has resulted in loss of secrecy and confidential information being leaked out. छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, जैसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है रोते धोते आ जाते हैं एक दूसरे के सामने, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल खराब कर रखा है, सारे सीक्रेट सारे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन खराब कर दी है, सब लीक हो गया है। कौन सा कम्युनिकेशन है? कौन सा है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब लिमिटेशन बता दो, डिसएडवांटेज बता दो। तो पहली बात तो यहाँ पर बिना मतलब की बातें फैलती हैं, तो यहाँ हो जाते हैं र्यूमर्स। ठीक है, र्यूमर्स के साथ साथ यहाँ पर खराब हो जाता है वर्क इन्वायरमेंट, तो इट हैम्पर्स द वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है जी, तो ये आप दो लिख सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ आता है कि आपको लगता है कि ये नेगेटिव पॉइंट है उसके बारे में, तो वो भी आप खुद से लिख सकते हैं। कौन सा कम्युनिकेशन अब अडॉप्ट करना चाहिए? बताओ कौन सा अब चाहिए? अब हमें चाहिए कौन सा? फॉर्मल। थोड़ा सा तरीके से काम करो रूल्स और रेगुलेशन के साथ। ठीक है जी, चलो 29 भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। मतलब मुझे लगता है डायरेक्टिंग का चैप्टर याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, समझ के सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, है ना। चलो देखो, नेक्स्ट पूछा गया है कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है, कैटेगरी कौन सी है, और अदर कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है सेम कैटेगरी का। तो एक मैं आपको यहाँ पे बात बताती हुई चलती हूँ जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि आप कहाँ गलती करते हो। सबसे पहली बात, कैटेगरी और टाइप। जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जिनके अदर पार्ट्स होते हैं, तो आप देखा करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। बच्चा समटाइम्स सेकंड का आंसर फर्स्ट में, फर्स्ट का आंसर सेकंड में कर देता है। जब वो आपसे कैटेगरी पूछ रहे हैं तो कैटेगरी से उनका मतलब है कि वो जो आपने 4 टाइप्स पढ़े हैं बैरियर्स के, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल, आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा है। और जब वो आपसे पूछ रहे हैं सिंपल कि बता दो कौन सा बैरियर है, उन्होंने टाइप वर्ड या कैटेगरी वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ पूछा कि बैरियर कौन सा है, जैसे कि इंसेंटिव कौन सा है। तो एक्चुअल में जो वो बैरियर है वो बताना है, वो किस कैटेगरी का है वो नहीं बताना। कैटेगरी या टाइप पूछेंगे तो बताना है हमें, ठीक है। और दोनों लिखा होगा तो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। दोनों जगह दोनों लिख देना, अगर ज्यादा कंफ्यूजन आए तो दोनों जगह दोनों लिख देना, ठीक है, तो उससे आप सेफर साइड में चले जाओगे। चलो, so Neeraj, a sales representative of Omida Limited has changed 7 jobs in the last 1 year.
भाई साहब सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, 7 जॉब चेंज कर चुके हैं 1 साल में, पर हार्ड वर्किंग है। देखो, he is hard working person but is not able to finalize the deals with the customer due to, अच्छा हार्ड वर्किंग तो है, थोड़ी सी समस्या आ रही है बातचीत में। क्यों? बिकॉज इनएडिक्वेट वोकैबुलरी है, मतलब वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, भूल जाते हैं सही शब्दों का इस्तेमाल करना, कई बार गलत बात भी बोल देते हैं, चतुर वाली स्पीच भी दे देते हैं। सो बिकॉज ऑफ विच इंटेंडेड मीनिंग इज नॉट कन्वेड, तो जो बात कहनी चाहिए थी वो कह ही नहीं पाते बेचारे। सो बताओ, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई उनके क्लाइंट्स के बीच में, ये कौन सा बैरियर हुआ? सही से बातचीत नहीं कर पा रहे, शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, शब्द नहीं मिलते इनको बोलने के लिए। यस, बिल्कुल सही, इट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब ये कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा, कौन सी कैटेगरी का पार्ट है? ये है हमारा सिमेंटिक बैरियर का पार्ट, है ना जी। और आपको बताने हैं अदर कुछ कम्युनिकेशन बैरियर ऑफ द सेम कैटेगरी, यानी कि सिमेंटिक बैरियर के लिए। तो बट फॉल्टी ट्रांसलेशन लीड्स टू बैडली एक्सप्रेस मैसेज, याद आ रहा है? तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज तो हो ही गया है हमारे पास। इसके अंदर आपका वो आ जाता है, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन है, फॉल्टी ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो इजी वाले लिख लो। फॉल्टी कितने बताने हैं? एक ही बताना है, तो एक बता दो, फॉल्टी ट्रांसलेशन बता दो, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन बता दो। तो और भी आपके पास हैं, आपको याद आ रहे हो तो आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने में क्या बुराई है ना। चलो, तो 4 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए होंगे। तो अब बचे हैं हमारे सिर्फ कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। और यहाँ पर हमारे पास जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन हमें सबसे पहले ही दे दिया गया है, तो चलो देख लेते हैं क्या हमसे पूछा जा रहा है। In the above paragraph, 3 different persons have spoken about the 3 methods of motivation. यहाँ पे कोई 3 लोग आपस में बातचीत कर रहे होंगे, अब हमें उनको पूरी बातचीत को सुनना है और वो कौन से 3 मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं मोटिवेशन के, वो भी हमें यहाँ पर देखकर बताना है। चलो ठीक है भाई, हम तो बता ही देंगे। देखो भाई, तो क्या है, 2 friends, Nancy and Poonam, are working as managers in different departments of Libra Limited. They often talk about the performance level in their respective department. Both of them are not satisfied with their subordinates, so they try to ascertain what the employee got their full salary, what problem they had in working honestly. तो उन्होंने कहा कि 2 फ्रेंड्स थे, मैनेजर्स थी अलग अलग डिपार्टमेंट पे, और यहाँ पर वो बात कर रही हैं कि अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे चुगलियाँ कर रही हैं बैठ के अपने एम्प्लॉयज़ की। कोई बात नहीं, करो। दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं थे अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से, अपने सबऑर्डिनेट से, तो दोनों ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम उनको सैलरी दे रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है फिर इन लोगों को अच्छे से काम करने में, क्यों ये मतलब ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। सो आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर सम डेज दे अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट देयर वाज अ लैक ऑफ मोटिवेशन इन देयर कंपनी। अब जाके पता चला ना इन्हें कि क्या दिक्कत थी, कि भाई सिर्फ पैसों से काम थोड़ी ना चलता है, यहाँ पर मोटिवेशन की बहुत ज्यादा कमी है। बोथ हेल्ड अ मीटिंग टुगेदर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो इन्होंने मीटिंग बिठाई कि चलो भाई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो नैन्सी सजेस्टेड दैट पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनीज प्रॉफिट, participation of employees in the company's profit, which she thought would create the employees the feeling of belongingness to the company. उसने कहा कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को यहाँ पर प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देते हैं तो शायद हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो मोटिवेटेड होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि वो भी इस कंपनी का पार्ट है, तो जो प्रॉफिट हम कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा हम इन लोगों को दे दिया करेंगे। याद करो भाई, तुम भी कुछ काम करो, बताओ मुझे, मैं तो एंड में बताऊंगी कि नैन्सी किस चीज के बारे में बात कर रही है, तुम मुझे अभी बता दो कि वो किस चीज के बारे में बात कर रही है। ठीक है, so such a feeling she was of the view would have direct influence on the performance level. तो उसको लगता है कि इससे परफॉर्मेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। चलो, नैन्सी की तो बात हमने सुन ली। अब पूनम क्या कहती है? पूनम on the basis of her experience, she said if the feeling of job security was aroused in the employees, there could be an improvement in the performance level. वो कहती है कि अगर हम अपने एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी के लिए कहेंगे कि भैया आपकी जॉब सिक्योर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम है,
तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता है। बोथ ऑफ देम कॉन्टैक्टेड देयर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि अपने सीईओ के पास गई अपने अपने सजेशंस को लेकर। यहाँ पर तीनों ही अपने अपने इश्यूज को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो सीईओ ने बहुत ही ध्यान से उन लोगों की बातों को सुना। ही सेड बोथ ऑफ यू आर राइट, कि तुम दोनों सही हो, बट आई टू हैव अ सजेशन, मेरे पास भी एक सजेशन है। If the employees are made participants in taking the decision, they will feel good and the performance level will improve. कि क्यों ना हम जब भी कोई डिसीजन लें, उस डिसीजन में अपने एम्प्लॉयज को अगर इन्वॉल्व कर लें तो भी उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, तो भी वो अच्छे से काम करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ने अपने अपने हिसाब से मोटिवेट करने के बारे में बात करी, ठीक है। सो अल्टीमेटली द कंपनी इम्प्लीमेंटेड द सजेशन ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों के सजेशंस को यहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो बताइए तीनों जने किस किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों ने आंसर मेरे बताने से पहले दे दिया होगा, क्योंकि आज तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना। तो मेरा मानना है कि अब आपको सब कुछ आता है, तो आपने सबसे पहले बताया होगा कि मैम फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है हमारा एक, और उस फाइनेंशियल इंसेंटिव में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। तो नैन्सी तो प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रही है, वो कहती है कि पैसों से मोटिवेट करो। बट जो दो लोग और हैं, कौन, मैम पूनम और सीईओ, वो इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का। उन्हें लगता है कि इनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो इनको भरपूर मिल रहा है, इन्हें कुछ और चाहिए। क्या, इन्हें चाहिए जॉब सिक्योरिटी। तो पूनम ने जॉब सिक्योरिटी की बात करी, और जो सीईओ साहब थे, सीईओ साहब ने बात करी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन की, ठीक है जी। तो ये दो और थे जो इसके अंदर यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है बच्चों। सो प्रॉफिट शेयरिंग, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। अब कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा, मैम ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल लिखना जरूरी है? नहीं, लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं कहूंगी आप लिख कर आओ, फॉर द सेफर साइड आप लिख कर आओ, आप अपना आंसर पूरा कंप्लीट करके आओ। हमें टीचर को भाई एक भी ऐसा पॉइंट नहीं देना कि वो हमारे 80 में से 79 नंबर दे दे, 80 में से 79 दे, हम उसको कुछ नहीं ऐसा रीजन देंगे। हम तो सब कुछ लिख कर आएंगे, क्योंकि हमको तो सब कुछ पता है ना, हमने पढ़ा ही इतना बढ़िया तरीके से कि हमको सब पता है। तो हम तुम्हें सारी बात बता के जाएंगे, तुम हमें नंबर दो बस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करके उसको हमने एक्सप्लेन कर देना है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो शांता ताई क्या कह रही हैं? तो बेटा यहाँ हमें आइडेंटिफाई करने फिर से इंसेंटिव्स, और कुछ नीड्स हैं, उन इंसेंटिव्स के थ्रू जो पूरी हो रही है वो हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। सो शांता एंटरप्राइजेस was in the business of manufacturing the solar panels for the last 15 years. Last 15 years से solar panels बना रही है कंपनी। With their expertise, now they were able to manufacture the good quality solar panels at the lower cost. तो इतने perfect हो चुके हैं, अब इतने expert हो चुके हैं कि lower cost पे बना रहे हैं। As a result, Shanta Enterprises were flooded with the order and was able to generate a good profit margin. और इसकी वजह से क्या हुआ, अच्छा खासा ऑर्डर आने लगा है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उनको मिलना शुरू हुआ। To motivate the employees, they decided to compensate some of them for their hard work. अब employees को motivate करना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनके हार्डवर्क के लिए उनको कॉम्पेंसेट करेंगे। सो अरविंद एंड योगेश हु वर वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वुड ऑब्जर्व परमानेंटली इन द कंपनी। देखो भाई यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो दो लोग अब तक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते थे, उनको ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट कर दिया गया, ठीक। बोथ वर हैप्पी एज नाउ देयर वाज अ स्टेबिलिटी अबाउट द फ्यूचर इनकम। अब दोनों खुश हैं, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर उनके फ्यूचर इनकम के लिए उनको स्टेबिलिटी मिल गई है, ठीक है। एकता, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड, was awarded as बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। उसी तरफ एक एकता नाम की एक रेगुलर एम्प्लॉय थी कंपनी के अंदर, बहुत अच्छा काम कर रही थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और उसकी वहां की हेड भी थी, और अब उसे बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो बताओ कौन से इंसेंटिव्स का इस्तेमाल किया है यहाँ पर कंपनी ने? पहले तो मुझे बताओ कि फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है। सोचो, पैसों से मोटिवेट किया जा रहा है या पैसों के अलावा कुछ दिया जा रहा है? तो मैम हम पहचान पा रहे हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, क्योंकि डायरेक्टली मनी तो इन्वॉल्व नहीं है। सो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। बच्चे उसकी कैटेगरी जरूर बतानी, कैटेगरी तो टाइप तो आपने बता दिया, उसके अंदर जो एक्चुअल में वो इंसेंटिव यहाँ डिस्कस किया गया है वो आपने बताना है। तो बच्चे यहाँ पर उनको जॉब की सिक्योरिटी दी गई, तो मैडम जॉब सिक्योरिटी है। नॉन फाइनेंशियल में भी कौन सा है? जॉब सिक्योरिटी। मैम यहाँ पर उसके काम को पहचान दी गई, उसको रिस्पेक्ट दी गई है, तो बेटा कौन सा है? एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ठीक है।
ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए क्या बच्चे, इंसेंटिव्स। अब हमें साथ में नीड्स भी बतानी है कि इन्हीं इंसेंटिव से उनकी कौन सी नीड सेटिस्फाई हो रही है। तो बहुत क्लियर है कि जब आपको जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, आपकी जॉब सिक्योर हो गई है, इनकम आपकी स्टेबल हो गई है, सो बच्चे कौन सी नीड आती है वहां पे, सेफ्टी, या जिसे हम सिक्योरिटी नीड्स कहते हैं, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब उसके बाद दूसरी जो आपको ये एम्प्लॉय रिकॉग्निशन दिखा, उससे दूसरी नीड कौन सी है, पहचान मिल रही है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपके काम को पहचाना जा रहा है। तो बेटा यहां से जो नीड है वो है एस्टीम नीड, ठीक है। तो एस्टीम नीड और सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, ये दो नीड्स जो है हमारी वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। चले आगे, इजी था क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ओ माय गॉड, फिर से इतना बड़ा क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंसेंटिव्स। भाई फिर इंसेंटिव्स पूछ लिया इन्होंने, मतलब ये इंसेंटिव्स का कोई क्वेश्चन हमारा गलत कराएंगे नहीं, हम इंसेंटिव बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसीलिए इतने सारे इंसेंटिव्स के क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखा जा रहा है ट्रेंड, अगर मैं देखूं पीवाईक्यूज का, तो बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स की केस स्टडी यहाँ पर पूछी जाती है। पहले जो बैरियर्स की केस स्टडी आती है उसको चेंज करके कहीं ना कहीं अब बैरियर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि 4 बैरियर्स सीमेंटिक के बता दो, 4 बैरियर ऑर्गेनाइजेशनल के बता दो, 4 साइकोलॉजिकल के बता दो। तो यहाँ पे उसको उन्होंने डायरेक्ट देना शुरू कर दिया है, बट इंसेंटिव्स वो लोग केस स्टडी में पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रोसेस रिवर्स भी हो सकती है भाई, कि बैरियर्स की केस स्टडी आ जाए और इंसेंटिव डायरेक्ट आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। हम तो दोनों तरीके से प्रिपेयर करके चल रहे हैं, ठीक है। चलो सो देखते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। प्रताप सिंह एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है निसार एंटरप्राइजेस के अंदर। इट इज एन ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। एंटरप्राइज एज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन विच जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर हैज बीन ग्रुप टुगेदर। फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं जहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स को उन्होंने डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। Nisar Enterprises has its manufacturing unit at Manesar. The factory has been plagued with the many problems for a long time, which was in the knowledge of the production manager Varun Sharma. फैक्ट्री ना बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई है, बहुत सालों से, बहुत टाइम से, और इसके बारे में प्रोडक्शन मैनेजर को एक जानकारी थी। द वर्कर हैड इंटरनल डिफरेंस, लेकिन कुछ बीच में इंटरनल डिफरेंसेस भी चल रहे हैं। टाइम एंड अगेन देयर वर मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, और उनके बीच में कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम है वो चलती आ रही है। Keeping the problem in mind, Varun Sharma appointed the Siaram Singh, who had 14 years of experience of working with the actual workforce and passing on the instructions of the middle management to the workers. उसने सियाराम को अपॉइंट किया जिसको 14 years का एक्सपीरियंस था एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ काम करने का और इंस्ट्रक्शन पास ऑन करने का मिडल लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स तक। Siaram met the Varun Sharma to understand what management wanted, and thereafter he met the workers and conveyed the ideas of the management to them. तो उसने उनके साथ बातचीत करी और सारा जो आइडिया था वो उन तक पहुंचाया। He also promised the workers to convey the problem to the management, और उन्होंने उसको वो भी एश्योर किया कि देखो आपकी जो प्रॉब्लम है वो मैं वर्कर्स तक पहुंचा रहा हूँ। भाई मैनेजमेंट को कहा, वर्कर को भी कहा कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवियंसेस है तो वो मैनेजमेंट तक मैं पहुंचाऊंगा, ठीक है। In this way, he cleared the misunderstanding between the management and the workers. He also sorted out the internal differences and was able to unite the workers within a month of his joining. और साथ में उसने क्या किया, यूनाइट किया उनके साथ एक ही मंथ के अंदर, मतलब उसके बहुत ही अच्छे रिश्ते बन गए थे। His work was acknowledged and he was given a certificate of good performance along with 10% increase in salary. इतनी बड़ी कहानी, और जब मैं पढ़ रही थी मुझे यही लग रहा था कि यार इंसेंटिव की बात तो नहीं दिख रही मुझे, इसके अलावा मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर दिख गया, मुझे कहीं ना कहीं बैरियर की भी एक मुझे एक एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ बैरियर सा भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने पीछे बोला कि वर्कर और मैनेजमेंट के पीछे बातचीत अच्छी नहीं चल रही थी, मतलब एक दूसरे विश्वास नहीं है, कुछ डिस्ट्रस्ट सा दिख रहा था। मुझे लगा यार बैरियर पूछना चाहिए था इसके अंदर, को समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसेंटिव कहाँ है। बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में आके उन्होंने उस चीज़ के बारे में बोली कि भाई इतना सारा जो उसने काम किया उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर उसको सर्टिफिकेट दिया गया है गुड परफॉर्मेंस का और 10% इंक्रीज इन सैलरी। यहाँ तक कि मुझे मिडिल लेवल के फंक्शंस भी दिख रहे थे इसके अंदर, यहाँ तक कि मुझे इसके अंदर ऑपरेशनल लेवल के फंक्शंस भी दिख रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो पूछेंगे ये, तो वो भी नहीं पूछा, सिर्फ इंसेंटिव पूछा है, वो भी किसके बेसिस पर कि एक सर्टिफिकेट दिया अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और 10% सैलरी को इंक्रीज कर दिया। तो अभी हम रिकॉग्निशन की बात पढ़कर आए थे ऊपर, किस तरीके से जब आपके काम को पहचाना जाता है और इस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं तो वो किसका पार्ट होता है, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, ठीक है। जब भी आपके काम को पहचान मिले, अप्रिसिएशन मिले,
तो वो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम होता है। बट साथ में ये जो 10% सैलरी उन्होंने आपकी इंक्रीज कर दी है, तो ये कौन से वाला इंसेंटिव है बेटा? ये हो गया आपका पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, आपकी सैलरी वैलरी बढ़ना, अच्छी अच्छी चीजें मिलना, तो ये आपके पे एंड अलाउंसेस का पार्ट है। अब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन नॉन फाइनेंशियल और पे एंड अलाउंसेस आपका फाइनेंशियल, तो ये भी हम लिख कर आएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है जी, चलो इसके साथ मैं ऐड ऑन कर दूं कि मुझे आप दो और इंसेंटिव आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके अलावा 2 और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो अब तक हमने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करे, और ऐसे आप मुझे फाइनेंशियल इंसेंटिव 2 बताओगे जो अब तक हमने क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करे किसी भी। ठीक है, ये अब आपको होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए टाइमिंग के साथ। चलो बच्चों, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, मीनिंग बताना है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर टाइप बताना है, देन क्विटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव स्टेट 2 कम्युनिकेशन बैरियर अंडर इन ईच ऑफ द टाइप। तो टाइप से क्या मतलब है? उन चारों में से एक बताना है, और उसके बाद आपको लाइंस कोट करनी है वो 2 बैरियर की जो इनके अंदर आ रहे होंगे, जो आपने आइडेंटिफाई करे ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाए, और 2 रिकमेंडेशन देनी है उस कमेटी को ताकि वो कम्युनिकेशन को सुधार सके। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए। तो देखो जरा, बैरियर का क्वेश्चन आ ही गया। सो चिंतामणि इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ग्लोबल इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग स्टील. During the year 2017-18, the company couldn't meet its production target. So the CEO of the company constituted a committee of experts to find out the reason and give its recommendations so that the production target could be met in the future. तो क्या था? एक प्रोडक्शन मैनेजर है चिंतामणि ग्लोबल इंडिया लिमिटेड का, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर करते हैं स्टील को। 2017-18 में कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्शन टारगेट पूरे नहीं कर पाई। तो जो सीईओ था कंपनी का, उसने कमेटी बनाई एक्सपर्ट्स की, ये जानने के लिए कि वो ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हो रहे, और क्या रिकमेंडेशंस आप हमें यहाँ पर देना चाहोगे। कंपनी ने एनालाइज किया प्रोडक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड्स को और फाइंड आउट किया दैट देयर वर प्रॉब्लम टू द कम्युनिकेशन। उनको ये पता चला कि आपके यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है, बातचीत की कमी है सिर्फ। ठीक है, ग्लोबल इंडिया लिमिटेड हैड रिजिड रूल्स। ग्लोबल इंडिया के यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजिड रूल्स बनाए गए थे। वुड इंसिस्ट ऑन द कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल, जो ये कहते थे कि आपको एक पर्टिकुलर चैनल को ही फॉलो करना है बातचीत करने के लिए, विच लेड टू द डिलेज, जिसकी वजह से भाई डिले हो रहा है। द कंपनी हैड अ नंबर ऑफ मैनेजर लेवल, उसके अलावा आपने अपने यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स भी बना रखे हैं। ठीक है, कॉजिंग द फर्दर डिले एंड डिस्टॉर्टेड द कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आपके जो कम्युनिकेशन है वो खराब हो रही है। ठीक है, तो यहां से मुझे लग रहा है कि बातचीत में जो बैरियर क्रिएट कर रहा है वो उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है, उनके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कमियां हैं। तो बेटा पहला टाइप जो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया वो कौन सा है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि कौन सा है, उन्होंने मुझसे सिर्फ टाइप पूछा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। अब अगर मैं बताना चाहूँ तो डेफिनेटली क्या है यहाँ पर, कौन से वाला बैरियर है बेटा? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि उनके यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस है, और उन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर मतलब लेवल्स क्रिएट कर रखे हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी एक बैरियर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, हालांकि उन्होंने हमसे अंदर का पूछा नहीं था, बट हमने स्टिल बता दिया है। आगे चलते हैं। Moreover, the production manager Chintamani was using a tone that quite often offended the sentiments of the workers. मतलब वो ऐसे टोन इस्तेमाल करता है कई बार जो सामने वाले को मतलब ऑफेंड कर देती है, मतलब बहुत गंदे तरीके से कई बार बात करता है। Chintamani and the workers didn't believe in each other, so could not understand each other message in the original sense. Plus चिंतामणि और वर्कर उसकी इस हरकतों की वजह से उसको बिलीव नहीं करते थे और मतलब एक दूसरे को समझते नहीं थे, इसलिए ओरिजिनल मैसेज क्या था उनको समझ नहीं आता था। हाँ ठीक है, एक बार सुन लिया। कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। बताओ भाई, विश्वास नहीं है, कौन सा बैरियर है बताओ? साइकोलॉजिकल बैरियर। कौन सा बैरियर है बेटा? साइकोलॉजिकल बैरियर। और उसमें भी कौन से वाला? साइकोलॉजी में भी कौन से वाला बच्चे? डिस्ट्रस्ट, है ना। डिस्ट्रस्ट में तो पढ़ी हमने ये बात कि एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, तो उस वजह से क्या है, ओरिजिनल सेंस में मैसेज क्या है उसको नहीं समझते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो एक और आपको बैरियर दिख रहा होगा साइकोलॉजिकल बैरियर से रिलेटेड ही, कि जब बहुत सारे लेवल से अगर वो गुजर रहा है, आपका मैसेज खराब हो रहा है, तो मैनेजर लेवल है ठीक है वो खराब तो हो रहा है,
लॉस बाय ट्रांसमिशन भी कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो लिख सकते हो। हालांकि इसलिए उन्होंने हमसे अंदर का नहीं पूछा क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर कही जा रही थी। तो टाइप बताना था, तो टाइप तो हमने बता दिया, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजिकल में दो है, डिस्ट्रस्ट, और यहाँ से जो उन्होंने हमें बोला कि डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन है, तो उससे हम कह सकते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में हमें दो मिले थे, रिजिड रूल्स है, और क्योंकि बहुत सारे मैनेजर लेवल्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये तो हमने पहचान लिया कि टाइप कौन से, उसका मीनिंग बताना है। लाइन्स कोट करनी है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑलरेडी लाइन्स कोट करके रखी हुई है, तो ये काम भी हमारा हो गया है। उन्होंने पूछा है तो उन्होंने बोला था कि लाइन्स कोट करके अब अंदर का अब बताओ वो दो बैरियर, ठीक है, तो हमने बता दिए ना, हमने बता दिए। उन्होंने बोला कि जो आपने ऊपर आइडेंटिफाई किए थे उन्हीं के अब अंदर के बैरियर्स आपको बताने हैं, तो हमने तो भैया पहले ही कर दिया ये काम। अब आखिरी काम जो हमें करना है कि भाई दो रिकमेंडेशन दो कि यहाँ पर इनकी कम्युनिकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मुझे एक यहाँ पे वर्ड सुनाई दिया था कि टोन अच्छी नहीं थी, सो बी अवेयर ऑफ योर टोन, लैंग्वेज और द कंटेंट ऑफ योर मैसेज। पढ़ा था ना, याद करो, 2 बेस्ट फ्रेंड 5 कॉलेज, हमने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पढ़े थे कि जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को और बेहतर कर सकते हो। तो सबसे पहले भैया लैंग्वेज सही रखो, बी अ गुड लिसनर, जनता मनी को समझाओ कि भाई आप उसकी बातों को सुना भी करो, फॉलो अप किया करो, फीडबैक लिया करो, क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेटिंग, दूसरों से बातचीत करने से पहले अपने आइडिया को क्लैरिफाई करो, है ना, कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, कंसल्ट कर लो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे रास्ते थे जिससे हम कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं। आपको जस्ट 2 लिखने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे बच्चों 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो अब मुझे बताओ कितना स्कोर आया है, बिल्कुल बताओ मुझे 80 में से कितना आपने स्कोर किया है। कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, ईजी लगा, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, ये मुझे आप जरूर बताएंगे, ठीक है। सो मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार करूंगी, आपके स्कोर का, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम करेंगे वहां पर अपने पार्ट ए का लास्ट चैप्टर, कंट्रोलिंग। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।